हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप अब सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ कि आपको पजल्स को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए कि आपकी पजल्स जल्दी बने। किन बातों का आपको ध्यान रखना है पजल्स बनाते टाइम, मैंने वो भी अपनी पुरानी सेशंस पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि आपको कैसे डॉट और टिक मेथड का यूज़ करके ओरली पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है और कैसे आप स्टेटमेंट्स को शॉर्ट में नोट डाउन करें। और थर्ड चीज़, आप अपनी पज़ल को कहाँ से पकड़ें कि आपकी पज़ल जल्दी सॉल्व हो जाए। ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो है मैं अपने पुराने सेशन पे डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज आपको एक छोटी सी पज़ल सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। अच्छी पज़ल है, काफ़ी अच्छी पज़ल है जो बैंक पीओ प्रीलिम्स लेवल में पूछी भी जाती है काफ़ी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस पज़ल्स को जो सॉल्व करने का मेरा मोटो है, जो मैं सिंगल पज़ल इस सेशन में डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए कि आप उस पज़ल को देख सकें कि मैं किस मेथड से और किस तरीके से पज़ल्स को सॉल्व करती हूँ। मेरा मेथड कैसे दूसरे एजुकेटर से थोड़ा डिफरेंट है, उस तरीके को आप देख सकें और अप्लाई कर सकें, जिससे आपकी पज़ल्स जल्दी बन जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पज़ल को सॉल्व करना। अगर आप पज़ल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डेफ़िनेटली आप ज़्यादा पज़ल कम टाइम पे सॉल्व कर पाएँगे। जैसा कि आपको पता है बैंकिंग एग्ज़ाम में टाइम का काफ़ी अच्छा खासा रोल रहता है। बोले तो उसका ही रोल रहता है पूरा, क्योंकि हमें प्रीलिम्स की बात करें 20 मिनट्स मिलते हैं हर सेक्शन के लिए। रीज़निंग में 20 मिनट्स में हमें क्या करना होता है, 4 टू 5 पज़ल्स हमारी आती ही आती हैं। कितनी? 4 टू 5 पज़ल्स हमारी रीजनिंग में रहती ही रहती हैं, 4 या 5 पज़ल्स। ठीक है, इतनी रहती हैं। उसके अलावा अदर क्वेश्चंस रहते हैं, तो अदर क्वेश्चंस जो हैं हमें उसके लिए 5 टू 6 मिनट्स में हमें निपटाने होते हैं। जिसकी स्पीड अच्छी खासी है तो वो क्या करेगा, अदर क्वेश्चंस को 5 टू 6 मिनट्स में निपटा देगा। मैं पीओ प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्लर्क में तो और जल्दी निपट जाते हैं, तो 5 टू 6 मिनट्स में निपटाएगा। और बाकी के जो 14 मिनट्स हमारे पास बचते हैं, जो बाकी के 14 मिनट्स हमारे पास बचते हैं, उसमें हम 4 टू 5 पजल्स को निपटाते हैं। ठीक है, तो जिसकी स्पीड अच्छी खासी है तो उसका जो तरीका रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो इस तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेगा। इन 20 मिनट्स वी हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस इन पीओ प्रीलिम्स एग्जाम। तो ठीक है, इस तरह। बट जो हमें 4 टू 5 पज़ल सॉल्व करनी है, पज़ल तो सॉल्व करनी है, बट इसके लिए क्या मैटर करता है कि हम पज़ल्स 14 मिनट्स में 4 टू 5 पज़ल्स हम सॉल्व कर लें। इसके लिए मैटर करता है हमारी स्ट्रेटजी, हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट चीज़ मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ। जो फर्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है वो है स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करना, कि आप स्टेटमेंट्स को कैसे नोट डाउन कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टेटमेंट्स को शॉर्ट में नोट डाउन करें। जितने शॉर्ट में आप नोट डाउन करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, आप टाइम को सेव करोगे। और सेकंड जो मैटर करता है वो आपकी अप्रोच है, कि आप क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स तो आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है, नोट डाउन कर ली। उसके बाद आप कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या कम करें, पॉसिबिलिटीज़ कम बने और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। सपोज़ एक क्वेश्चन है, उसमें आपकी 3 पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन को इस तरीके से पकड़ा है कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम लगी, फिर भी आपकी 3 पॉसिबिलिटीज़ उस क्वेश्चन में बन रही हैं, तो आप क्या हर पॉसिबिलिटीज़ को लिख लिख के चेक करने वाले हो? नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इफ़ आई टेल यू अबाउट मी, I will not do. I will not write each and every possibilities because it will take too much time. So what will I do? I will check through my dot and tick method, जिसे मैं अपना डॉट एंड टिक मेथड बोलती हूँ। अगर किसी को इस मेथड के बारे में नहीं पता है, आप रैंडमली मेरी प्लेलिस्ट में से कोई भी सेशन देखिए और उसमें देखिए कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करती हूँ, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में, पजल्स में पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो रैंडमली एक प्लेलिस्ट में से मेरी वीडियो उठाइए और चेक कीजिए कि मैं डॉट एंड टिक मेथड की बात क्या कर रही हूँ, कि मैं कैसे इस मेथड को अपने अप्लाई करती हूँ, कैसे पॉसिबिलिटीज़ को, हर पॉसिबिलिटीज़ को बिना लिखे मैं ओरली चेक कर लेती हूँ और अपने आंसर तक पहुँच जाती हूँ। मैंने देखा है यूट्यूब की, अगर मैं बात करूँ, मोस्टली टीचर्स जो हैं हर पॉसिबिलिटीज़ को लिख लिख के सॉल्व करते हैं।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और हम डॉट और टिक मेथड्स का यूज़ करके अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जो नहीं लग रही कैंसिल आउट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं मोस्टली टीचर्स की बात कर रही हूँ कि जो यूट्यूब में हर पॉसिबिलिटीज़ को लिख लिख के चेक करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं पजल्स को सॉल्व करने के लिए। आपको अगर पजल्स को कम टाइम पे ज़्यादा पजल्स आपको सॉल्व करनी, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी ही होगी। इट इज़ मस्ट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी पजल्स जल्दी सॉल्व होगी। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखाती हूँ। 8 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फॉर डिनर। ओके, एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स। उनको डिफरेंट कलर्स पसंद हैं। लाइक कलर्स के हमें नेम हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। 8 पर्सन तो 8 कलर के नेम भी ये होंगे, हाँ हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। पर्सन हैविंग नेम विथ कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। ओके, जो पर्सन्स हैं जिनके नेम कंजिक्यूटिव लेटर्स हैं, लाइक ए बी के साथ नहीं बैठा होगा और जो बी है वो सी और डी के साथ नहीं बैठा होगा, तो इस स्टेटमेंट्स को आप कैसे नोट डाउन करोगे? या तो अपने दिमाग में आप इस चीज़ को होल्ड करके रखो कि जो कंजिक्यूटिव लेटर्स वो एक साथ नहीं बैठे। अगर, क्योंकि हम पजल्स बनाते टाइम ना, टाइम देखो वहाँ जो हम एग्ज़ाम में पजल्स बनाते हैं, स्टेटमेंट्स अगर हम कोई भी ना लिखे, सपोज एक स्टेटमेंट्स मैं नहीं लिखती हूँ, ये वाली स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी वहाँ पे, ठीक है, इसको दिमाग में होल्ड करके रख लिया और मैं और स्टेटमेंट्स नोट डाउन कर रही हूँ और बाद में मेरी पजल्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। मतलब क्योंकि वहाँ पर प्रेशर रहता है ना एग्ज़ाम पे, तो आप नहीं समझ पाओगे, आप भूल जाओगे कि मैंने, अच्छा ये इस वजह से मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, और आप क्या हो जाओगे यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए इसको आप शॉर्ट में मैंने क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। और जहाँ पे मैं अपने स्टेटमेंट नोट डाउन कर रही हूँ तो मेरी नज़र इस तरफ चले जाएगी, अरे हाँ, कि जो लेटर्स कंसिक्यूटिव हैं वो एक साथ नहीं बैठे हैं, इसलिए मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है ना, क्यों लिखा वो मैंने बता दिया। और दिमाग में होल्ड करने के बजाय आप इसको शॉर्ट में से लिख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर रहता है और आप वहाँ पे क्या हो सकते हो, अगर आपने कुछ कोई एक भी स्टेटमेंट छोटा सा नहीं लिखा है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, आपका क्वेश्चन बनते बनते रह जाएगा। ठीक है, इसलिए नाउ ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड द टेबल and on longer side of the table 3 people are sitting and only one person is sitting on the shorter side. Okay, हमारा रेक्टेंगल कैसा होता है, ये रहा रेक्टेंगल। ये बोल रहा है जो लॉन्गर साइड है इसमें 3 पर्सन्स बैठे हैं और जो शॉर्टर साइड है इसमें सिर्फ वन पर्सन बैठा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसी से सॉल्व करूँगी, रेक्टेंगल बना के ही सॉल्व करूँगी। अदरवाइज़ आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं जो रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और सर्कुलर होते हैं, स्क्वायर होते हैं और हेक्सागोनल ले लो, पेंटागोनल ले लो, ये सारे ले लो, मैं इनको किस मेथड से, ट्राइंगल ले लो, मैं इनको थ्रेड मेथड से ही सॉल्व करती हूँ। बट ये क्वेश्चन थ्रेड मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इससे सॉल्व करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप इसको रेक्टेंगल बना के ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है, 3 पर्सन्स बड़ी साइड पे बैठे हैं एंड 1 पर्सन छोटी साइड पे बैठा है। ठीक है, ये इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप रेक्टेंगल बना के ही सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इसको थ्रेड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। द पर्सन हु लाइक ऑरेंज एंड येलो आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ओके, जिसको ऑरेंज पसंद है एंड वन हु लाइक येलो सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। एच लाइक्स एच हु लाइक्स ब्राउन कलर and sitting on the longer side of the table is not a neighbor of B. Okay. H who likes brown color and sitting on the longer side, ये longer side पे बैठा तो मैंने इसको क्या लिख दिया, यहाँ पे शॉर्ट में longer लिख दिया। longer side of the table is not a neighbor of B, ये B का neighbor नहीं तो B को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। B who neither likes green नॉर रेड, जो बी है उसे क्या पसंद नहीं है, बी हु नीदर्स लाइक्स ग्रीन नॉर रेड, इसे ग्रीन और रेड कलर पसंद नहीं है। ठीक है, आगे द पर्सन हु लाइक्स पर्पल एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। द पर्सन हु लाइक पर्पल एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर।
F, who is the neighbor of B, sits to the immediate left of C. F, who is the neighbor of B, sits to the immediate left of C. पहले तो ये बोला है और ये बोला B का नेबर है, तो मतलब ये इस तरीके से बैठे होंगे, B इसका नेबर है, इसी तरफ आएगा क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। ये इसके लेफ्ट में है तो ये भी इसके लेफ्ट में होगा, एरो भी लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये इसके लेफ्ट में होगा। ठीक है, F, who is the neighbor of B, F, who is the neighbor of B, sits to the immediate left of C. C, who likes pink. C को कौन सा कलर पसंद है? C likes pink. Only one person is sitting between the person who like green and red. Green and red के बीच में सिर्फ one person बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, green and red के बीच में one person बैठा हुआ है। The person who likes yellow color sit on the shorter side. ओके, जिसको येलो कलर पसंद है ये शॉर्टर साइड पे है, इससे आप समझ रहे हैं, अगर येलो यहाँ होगा, इसके अपोजिट ऑरेंज है तो ऑरेंज यहाँ होगा, और अगर ऑरेंज यहाँ है तो येलो यहाँ होगा। समझ में आ रहा है ना? ये तो हमें समझ में आ गया। तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ कि कौन सी साइड में? शॉर्टर, शॉर्ट में लिखना होता है हमें, शॉर्टर लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? येलो कलर सिट्स ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल एंड इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ओके, जो येलो कलर है बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ये आ गया बी, इसके इमीडिएट लेफ्ट में येलो बैठा हुआ है। ए इज़ नॉट द नेबर ऑफ जी। ए जी का नेबर नहीं है। ए और जी को हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे एक साथ, ये नहीं बैठे हैं। एंड सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ पर्सन हु लाइक ब्राउन। ए किसके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है? जिसको ब्राउन पसंद है। ब्राउन किसको पसंद है? एच को पसंद है, यहाँ पे लिखा है ना। तो ए किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? एच के इमीडिएट लेफ्ट में। यहाँ पे मत लिखना क्योंकि यहाँ पे हमने बी को क्रॉस लगा तो सब हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अलग से हमने इसको नोट डाउन कर लिया। ओके, नेक्स्ट, द पर्सन हु लाइक्स रेड इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु लाइक पिंक। रेड, अच्छा इसको क्या पसंद है? पिंक, इसके अपोजिट रेड नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे रेड को क्रॉस कर दिया। डन। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या बोला है? येलो और ऑरेंज, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यही हमें सही दिख रहा है क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। देखिए, तो मैंने यहाँ पे रख दिया येलो, यहाँ आएगा तो ऑरेंज आएगा, ऑरेंज आएगा तो येलो यहाँ आएगा, सबकी डायरेक्शन इनसाइड है। एक तरफ रख दो येलो को, एक तरफ रख दो ऑरेंज को। मैंने रख दिया येलो को यहाँ पे। येलो जो है, येलो के सामने ऑरेंज है, ये रहा ऑरेंज। ठीक है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में येलो है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में लेगी बी, अगर ये है इसके इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ होगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ अंदर की तरफ है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, येलो आ गया। और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी है तो एफ ये आ गया, और सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है तो सी ये आ गया। सी को पिंक कलर पसंद है तो ये रहा पिंक कलर पसंद हो गया। सी के सामने रेड नहीं आ सकता तो यहाँ पे रेड को क्रॉस कर लो, यहाँ पे रेड नहीं आएगा। ठीक है, इतना भी हो गया। इसके बाद और क्या बचा? एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, एच को ब्राउन पसंद है, ये लॉन्गर साइड पे बैठता है। एच को ब्राउन पसंद है, एच लॉन्गर साइड पे बैठता है। ओके, ये रहा। अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। हाँ, ए एच के मिडिल लेफ्ट में पॉसिबल है, एच के मिडिल लेफ्ट में पॉसिबल है, एच के मिडिल लेफ्ट में पॉसिबल है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, दूसरा चेक करना पड़ेगा। बी का नंबर एच नहीं है, नहीं है, एच वैसे भी लॉन्गर साइड पे है। पर्पल के सामने डी है, पर्पल इन दोनों में से कोई एक होगा तभी इसके सामने डी आएगा, मतलब डी यहाँ आएगा, पर्पल यहाँ आने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए पॉसिबिलिटीज़ लग रही है इसमें। तो पॉसिबिलिटीज़ हमें कैसे चेक करते हैं? बताया था अभी, डॉट और टिक मेथड से हम पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं। अगर मैंने पर्पल को यहाँ रख दिया, क्योंकि पर्पल के सामने क्या है? डी है, पर्पल को मैंने यहाँ रख दिया तो मुझे डी को कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पर। कलर को मैंने टिक से दिखा रखा है तो लेटर को मैं डॉट से दिखाऊंगी। डी आ गया, पर्पल के सामने डी आ गया। अब क्या है? एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए है और एच लॉन्गर साइड पे है, एच लॉन्गर, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए यहीं आएगा तो एच यहाँ आएगा तो ए हमारा ये आ गया। ठीक है, इतना बन गया। एच को ब्राउन कलर पसंद, एच हमारा ये है तो ब्राउन कलर को मैं टिक से दिखा रही हूँ तो एच को ब्राउन कलर पसंद हो गया। इसके बाद और क्या रख सकते हैं हम? इसके बाद हम क्या रख सकते हैं?
ग्रीन को एक छोड़कर रेड है, ग्रीन को एक छोड़कर रेड है। देखिए अब ग्रीन को एक छोड़कर रेड कहाँ आएगा, इसके पास कलर आ चुका है, इसके पास कलर नहीं, ग्रीन को एक छोड़कर रेड पॉसिबल नहीं है, ग्रीन को एक छोड़कर रेड पॉसिबल नहीं है, ग्रीन को एक छोड़कर रेड यही पॉसिबल है। बट क्या बोला है कि बी ग्रीन भी नहीं हो सकता, रेड भी नहीं हो सकता। ग्रीन रेड भी, अगर मैं इसको ग्रीन रखूँ तो ये रेड होगा, अगर मैं इसको रेड रखूँ तो ये ग्रीन होगा। बी ग्रीन या रेड में से एक ना एक होगा, पक्का होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि पर्पल यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर्पल कहाँ आएगा, यहीं आएगा। देखा, डॉट और टिक मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। पर्पल ये हुआ तो पर्पल के सामने डी, यहाँ पे चेक किया था तो पर्पल हमारा नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसको हमने हटा दिया। अब देखना है दूसरी चीज, अब रहा ग्रीन और रेड। अब देखिए ग्रीन और रेड को हम कहाँ रख सकते हैं, अभी एच को यहाँ भी, एच यहाँ आएगा तो ए यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा तो ए यहाँ आएगा, दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इसलिए ग्रीन और रेड को पहले हम चेक कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि मुझे पजल बनाने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको चुपचाप सॉल्व करूँ तो मैं फटाफट सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। आपको एक्सप्लेन भी करना है इसलिए टाइम लग रहा है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टीचर्स को ज़्यादा टाइम लग रहा है, जबकि हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि टीचर आपको एक्सप्लेन भी करता है। इसलिए टीचर को ऐसे जज मत कीजिए कि टीचर क्या इतना टाइम ले रहा है इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ग्रीन को एक छोड़कर रेड कहाँ पॉसिबल है, ग्रीन को एक छोड़कर रेड यहीं पॉसिबल है क्योंकि ये तो पिंक है। ग्रीन को एक छोड़कर रेड यही पॉसिबल है, तो रेड यहाँ नहीं आ रेड नहीं आना यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन आएगा, तो ग्रीन को एक छोड़कर रेड तब आएगा। एच, अब देखिए एच यहीं आ सकता है क्योंकि एच ब्राउन है, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए रहा, और एच क्या रहा, ये रहा ब्राउन। इसके बाद ए और जी साथ नहीं आ सकते, तो जी कहाँ आएगा, यहाँ। अब कौन सा लेटर बचा, ई बचा क्या, हाँ ई बचा, तो ई ये आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से अगर हम पजल को सॉल्व करते हैं तो हमारी पजल क्या होंगी, जल्दी सॉल्व होंगी, ठीक है ना। और डॉट और टिक मेथड का यूज़ कीजिएगा पजल को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पजल को कैसे अच्छे से सॉल्व किया, और मैंने उसमें ओरली और डॉट मेथड का भी अपना यूज़ किया पजल को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वहाँ पे हमको कौन सा मेथड यूज़ करना होता है पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए, डॉट और टिक मेथड, जो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। तो आई होप आपको पजल समझ में आई होगी और आपको मेरा मेथड भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा है पजल को सॉल्व करने का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा मेथड, ठीक है। चलिए, बाय बाय।